लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेसिकली अभी तक की बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। आज जो चीज़ें हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, तो आप उसे लिखिए। पहले सबसे पहला जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टॉपिक लिखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगला जो फर्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, during a chemical reaction, total mass of reactant must be equal to total mass of product. During a chemical reaction, total mass of reactant must be equal to total mass of product. देखो ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। AgNO3 प्लस NaCl, so AgCl और NaNO3, मतलब ये हुआ सम ऑफ मास ऑफ AgNO3 एंड NaCl will equal to sum of mass of AgCl and NaNO3। यहाँ पर टोटल मास कंजर्व्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले CaCO3 को हीट किया तो CaO प्लस CO2 मिला। यदि हम बात करें कि 20 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग विल रिजल्ट, यदि यहाँ पर कहा कि भाई 8.8 ग्राम ये है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये डायरेक्ट कितना होगा, मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ CaCO3। अब आप मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ CaCO3 20 माइनस 8.8 इज इक्वल टू 0.2 11.2 ग्राम। बस ये कितना आसान सा लॉ है। इस लॉ के बारे में यदि हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, अभी हम लोग जब इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। ये इतना छोटा नहीं है जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अभी लास्ट जब इस वीडियो को लास्ट तक करेंगे तो इसको यही करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है। इसको और डिटेल किया जा सकता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका एप्लीकेशन होता है, ये लॉ यूज होता है। आगे लिखे सेकेंड लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड ले तो वहां पर जो एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, उनका आपस में जो डेफिनेट रेशियो प्रोपोर्शन में वो कंबाइंड होते हैं, वो कंबाइंड प्रोपोर्शन हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, यदि हम वाटर लें तो यदि वाटर हम लोग पॉन्ड से लें या इवोपरेशन से प्राप्त करें, वाटर में क्या होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये है मतलब वाटर विल ऑब्टेन फ्रॉम पॉन्ड और इवोपरेशन और डिस्टिलेशन with any method we will obtain the same composition। मतलब क्या है, definite proportion by weight, they will combine in definite proportion by weight। इसको हम लोग लिख लीजिए, a pure chemical compound
a pure chemical compound always contain element combined together in a definite proportion by weight. In a pure chemical compound, yes, a pure chemical compound always contains element combined together in a definite proportion by weight. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं H2O आप फ्रॉम पॉन्ड लिए, फ्रॉम पॉन्ड रिवर डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन से लिया, evaporation, it will always contain 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. CO2 ये कहाँ से आएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 से आ सकता है, बर्निंग ऑफ कोल से आ सकता है, They will always contain 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. ठीक है, सो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट है they will always combine in a definite proportion by weight. अगला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस बात को रिफ्लेक्ट करता है बच्चों? लिखिए, पहले नाम लिखिए इसका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये लॉ बोलता है, लिखिए, व्हेन टू एलिमेंट combine together to form a number of compound. When two elements combine together to form a number of compound, then weight of an element which will combine with fixed weight of another element bear a simple whole number ratio. क्या बोला गया? मैं फिर से रिपीट करता हूं. When two elements combine together to form a number of compound, then weight of an element which will combine with fixed weight of an element bear a simple whole number ratio. हो गया? एक बार और रिपीट कर दिया जाए. When two elements combine together to form a number of compound, then weight of an element which will combine with fixed weight of another element bear a simple whole number ratio. देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात की जाए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड्स क्या क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. यहां पर हम लोग लिख ले वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, 14, 28, 28 and 28. वेट ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम, 48 ग्राम, 64 जा 64, 65 जा 80. अब हम लोग फिक्स्ड वेट की बात की, जो हमारा फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन. देखिए, आपको समझाने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए, नाइट्रोजन का फिक्स्ड वेट करना बहुत आसान है. देखिए 14 है, तो 14 को यदि हम लोग फिक्स कर लें, तो ये हुआ फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन. जो हमारा लॉ है, ये लॉ बोलता है कि वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच विल कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट. तो दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. वी विल फिक्स द वेट ऑफ नाइट्रोजन, कितना वेट फिक्स किया हमने? 14 वेट फिक्स किया. तो अब इस वेट से वेट ऑफ ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन का कितना वेट कंबाइंड हो रहा है? देखो बच्चों एकदम सिंपल सी बात है, 28 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम, 28 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम, तो 14 ग्राम रिएक्ट विद, क्लियर? यहाँ पर तो 14 है 16 है तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। 28 ग्राम रिएक्ट विद 48 ग्राम, सो 14 ग्राम, इसको यदि हाफ करेंगे आप तो 48 डिवाइडेड बाय 2 भी होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ हाफ किया है इसका, ये भी हाफ होगा। सिमिलरली 28 को फिर से हाफ कर दिया आपने, तो 64 को भी हाफ कर लो आप। 28 को हाफ किया 14 है, 80 को हाफ किया 40। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन देखो 8:16 क्या है, 8:16:24:32:40, so 1:2:3:4:5. These are explain law of multiple proportion. यहाँ क्या बोला गया, weight of an element which will combine with the fixed weight of another element. तो यहाँ fixed weight नाइट्रोजन है, weight of an element वो क्या था, ऑक्सीजन का एलिमेंट को फिक्स किया, और तब जो आया इनका जो रेशियो होगा वो सिंपल हॉल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है हाइड्रोकार्बन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोकार्बन के, लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वो लिख लीजिए आप, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोकार्बन, ये लिख लिए। अगला जो है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये भी एक बड़ा अच्छा सा लॉ है, लिखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखिए। when two element combine separately with the fixed weight of any third element, when two elements combine separately with the fixed weight of any third element, then the ratio in which they will do so, will be same or some simple whole number multiple of ratio in which they will combine together. मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग कुछ छूट गए होंगे, लिख लीजिए फिर से, ध्यान से लिखिए। when two elements combine separately with the fixed weight of any third element, then the ratio in which they will do so will be same or some simple whole number multiple of ratio in which they will combine together. हैप्पी? कहने का क्या मतलब है, लेकिन सपोज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सल्फर, देखिए हाइड्रोजन क्या है, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, ये सल्फर से भी रिएक्ट करता है, ये सल्फर और ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या बोले, when two elements combine separately with the fixed weight of any third element, देखते हैं H2O बनाते हैं और H2S बनाते हैं। In these two compounds, 2 gram of hydrogen react with 16 gram of oxygen, और यहाँ लिखेंगे 2 gram of hydrogen react with 32 gram of sulfur. My dear student, अब आपके लिए बहुत ही क्लियर हो गया कि हम लोगों ने क्या बोला था, पहला स्टेटमेंट जो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लॉ, when two elements combine separately with the fixed weight of any third element, sulfur and oxygen are two elements which will combine with fixed weight 2 gram of hydrogen and form two compound. उसके बाद बोला the ratio in which they will do so, the ratio
रेशियो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो उसमें ये ध्यान देना, वेट ऑफ सल्फर हमने ऊपर लिखा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर नीचे लिखा, तो ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए 2:1। द फर्स्ट बोला द रेशियो इन विच दे विल डू सो will be same, either it will be same or simple whole number multiple of the ratio in which they will combine together. Okay, now the first compound sulfur and oxygen will react to form SO2. In SO2 32 gram of sulfur react with 32 gram of oxygen. So weight of sulfur डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें लॉ को प्रूफ करने के लिए ये जानकारी होनी चाहिए। हमने क्या बोला था, द रेशियो इन विच दे कंबाइन टुगेदर और द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद द फिट वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये आइदर सेम होंगे या होल नंबर मल्टीपल होंगे। इनका रेशियो हम देख ले कितना होता है, ये 32 डिवाइडेड बाय 32 हुआ, दैट इज 1:1। सेकंड कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया इसको हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, 2 और 1 को देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये आइदर सेम है या होल नंबर मल्टीपल है। कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज होल नंबर मल्टीपल। आइदर ये सेम होगा या होल नंबर मल्टीपल होगा। Another example, SO3 32 gram of sulfur react with 48 gram of oxygen। तो यहाँ weight of sulfur divided by weight of oxygen। अब आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ, देखिए यहीं पर गलती होती है, जो हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं। हम लोग कई बार वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर लिख देंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर लिख देंगे तो यहाँ तो रेशियो जो आपका है, इस रेशियो में आपने वेट ऑफ सल्फर ऊपर लिखा है और यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर लिख देंगे, तो ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि हमने पहले क्या लिखा। यदि आप यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ सल्फर लिखे तो यहाँ भी वही लिखना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ सल्फर। ये बात हमेशा ध्यान में रहे, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है हमारी। 2:3 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 3, अब आपको पता चल जाएगा कि ये रेशियो इस रेशियो का होल नंबर मल्टीपल है या सेम है। 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, so it will be 2/1 into 3/2, so it will be 3, so it is 3 times of the initial ratio। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि सिंपल होल नंबर मल्टीपल है। क्लियर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आप लोगों ने कर लिया बच्चों। अब हम लोग अगली बात करेंगे गेल-ल्यूसेक लॉ। क्लास 10 में भी गेल-ल्यूसेक लॉ पढ़े थे ना आप लोग, क्लास 10 में भी गेल-ल्यूसेक लॉ पढ़े थे, पहले आप लोग इसको लिख लिए। अब लोग गेल-ल्यूसेक लॉ की तरफ बढ़ेंगे। गेल-ल्यूसेक लॉ क्या होता है बच्चों, गेल-ल्यूसेक लॉ लिखिए, under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, volume of reacting gases as well as product bear a simple whole number ratio। क्या लिखा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। भाई ये बहुत ही आसान लॉ है, H2 + I2 = 2HI। तो यहाँ 1 वॉल्यूम ये 2 वॉल्यूम, सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगली बात जो चीज करेंगे वो है हमारा एवोगाड्रो लॉ। ये भी क्लास 10 में पढ़ा था, लिखिए एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या है बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. लिख लिया आप लोगों ने, हमने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। देखो माय डियर, इसमें बहुत सारी खास चीजें हैं, उसको एक एक करके हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और क्या बोला गया, पैरा चेंज करके लिखिएगा। और एट एनटीपी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, और एट एनटीपी 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस कंटेन 1 मोल ऑफ दैट गैस। क्या बोला? एट एनटीपी 24, एट एनटीपी क्या बोला? 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस कंटेन ऑफ एनी गैस कंटेन 1 मोल ऑफ दैट गैस। बड़ा नहीं है, 1 मोल ऑफ दैट गैस। माय डियर, थोड़ा सा पुराने बातों को याद किया जाए। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विल बी इक्वल टू, यदि हम लोग बात कर रहे हैं वेट ऑफ 1 मोल गैस, ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। हाँ या ना? ये हमारा वॉल्यूम है और ये नंबर था, और ये क्या है? वेट। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। ये फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, नंबर एंड वेट। तो देयर इज 3 रिलेशन, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज नंबर एंड दैट इज वेट। सो वी कैन आल्सो राइट दिस रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? यदि हम ये कहें कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यदि हम वेट में बात करें, नंबर ये हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम है। If you try to convert into weight, then how can you write it? Just we write it because 1 mole, it contains 1 mole of that gas. It means weight of 1 mole will be equal to molecular weight. So we can easily convert 22.4 liter in terms of weight. That will be molecular weight. So we have to write it. Or weight of 22.4 liter of any gas at NTP. You should mention the word at NTP. At NTP will be equal to their molecular weight. कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये NTP वर्ड क्या है? बेसिकली NTP जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, 1 atm प्रेशर एंड 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 1 ATP। ठीक है, 1 atm प्रेशर की बात की जाती है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखे, थोड़ा आगे लिखे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी होगी, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी है, वेट ऑफ 22.4 लीटर, वेट ऑफ 22.4 लीटर of any gas, weight of 22.4 liter of any gas weight of 22.4 liter of any gas must be equal to weight of 22.4 liter of any gas must be equal to their molecular weight. हो गया बच्चों? लिख लिए? चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए। ये लिख लिया ना? हम लोगों ने यहाँ पर बात की वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। वी विल ट्राई टू इंटरचेंज इन बिटवीन दीज टू, बस हमें ये जानना है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। सॉरी, कैलकुलेट द वॉल्यूम अक्वायर्ड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है?
वॉल्यूम acquired by 8 ग्राम of oxygen at NTP. हो गया बच्चों? देखिए क्या बोला, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना है? 8 ग्राम, मोलिकुलर वेट ये हो गया 1/4। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विल एक्वायर 22.4 लीटर। So 1/4 mole of any gas will acquire 1/4 into 22.4 liter. Is it clear or not? 5.6 liter will be the answer. चलो एक छोटा क्वेश्चन और बनाते हैं, बड़ा बढ़िया। देखिए इससे रिलेटेड एक आसान सा सवाल होगा, बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा। हमने ये कहा एक रिलेशन लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा रिलेशन, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड हाफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन को कैसे, आपने बस इतना बात पढ़ा कि एवोगाड्रो लॉ में होता क्या है, एनटीपी वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल बात है। अब इसको कितनी जगह पर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखना बहुत खास है। इस रिएक्शन में क्या किया गया है, सोडियम मेटल है उसको एसिटिक एसिड में डाल दिया गया, हाफ मोल हाइड्रोजन रिलीज हो गया। बोलता है सोडियम मेटल विल एडेड टू एसिटिक एसिड, ठीक, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। कोई बात नहीं, जो हम लोग लिखा वही, रिलीज हाइड्रोजन गैस। If the volume of hydrogen gas collected at NTP will be 5.6 liter, if volume of hydrogen gas collected at NTP will be 5.6 liter, then find out the weight of sodium. Find out weight of sodium used for this purpose. क्वेश्चन कहाँ था, हमने पूछा क्या आपसे, द वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम दिया है मैंने 5.6 लीटर एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ थोड़ा आगे भी चलते हैं, देखिए इन चीजों पे अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। 5.6 लीटर, अच्छा ये तो होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो होता है वो क्या है, दैट विल रिजल्ट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन होता है। सो 1 लीटर में कितना होगा, 1/22.4, या 5.6 लीटर में कितना होगा, 1/22.4 into 5.6 मोल हाइड्रोजन, दैट विल बी 1/4 मोल हाइड्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है मेरा, एसिटिक एसिड सोडियम से रिएक्ट करता है और हाफ मोल, तो यहां पर सोडियम 1 मोल है, दैट इज 23 ग्राम, 1 मोल है ना ये, तो 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम। 23 ग्राम यदि होता है तो हाफ मोल रिलीज होता है, तो आप इसको देखो, हाफ मोल हाइड्रोजन रिलीज होता था 23 ग्राम से, और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो 1/4 कितने से रिलीज होगा, 23 डिवाइडेड बाई, कर लेंगे यूनिटी मेथड से, कर ले आप, 1 मोल हाइड्रोजन रिलीज होगा 23 into 2, ठीक है। तो 1/4 रिलीज होगा, 22 into 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 11.5। देखो बच्चों हाफ मोल है 23 होगा, यदि हम लोग इसको 1/4 कर देंगे तो ये भी 1/4 टाइम हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, कर लेंगे भाई। हाफ मोल H2 23 ग्राम, तो 1/4 कितना हो, 23/2 होना चाहिए था, वही आंसर है यहाँ पर। हम लोगों ने यूनिटी मेथड का इस्तेमाल किया था, 1 मोल के लिए इतना होगा,
सो 1/4 मोलकुलरी 1/4 ऐसे, ठीक है, इतना होगा। कोई डाउट? ठीक है, देखो हम लोग अभी कर रहे थे, एक चीज थोड़ा ये कर लेना, यहाँ पर एनटीपी की जगह पर हम लोग एसटीपी कर ले, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि हम लोग एसटीपी की जब बात करते हैं तो 273 केल्विन की होती है, एसटीपी कर लेंगे यहाँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन अब हम लोग ये बनाएंगे कि भाई ये जो चीजें अभी हम लोग पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने शुरुआत में बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो चीज है हमारी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, तो वहां पर हम लोग एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन करते हैं यूडियोमेट्री। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है और वो सभी कुछ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यूडियोमेट्री होता क्या है, देखो यूडियोमीटर ग्लास ट्यूब, क्या यूडियोमीटर इज अ ग्लास ट्यूब ग्रेजुएटेड इन मिलीलीटर इन विच गैसियस रिएक्शन परफॉर्म। जैसे किसी रिएक्शन को, जैसे हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, सो ऑल दिस रिएक्शन अकर्स इन ए ग्लास ट्यूब एंड दैट ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड यूडियोमीटर, ठीक है। लिखिए, यूडियोमीटर इज ए हार्ड ग्लास ट्यूब इन विच गैसियस रिएक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल मेजर्ड बाय एब्सॉर्बिंग देम यूजिंग suitable reagent, and volume of gases will measured by absorbing them using suitable reagent. Volume of gases will measured by absorbing them using suitable reagent. As for example, आप लोग लिखेंगे, as for example CO2 and SO2 absorbed by aqueous KOH. Oxygen will absorb by alkaline पैरागेलोल। ये पैरागेलोल ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। CO गैस विल एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय कूलिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर बाय कूलिंग, दैट्स इट। ये है आपका पूरा यूडियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ करेंगे। देखो बच्चों, आप बड़ा आसान सा सब समझो, यहाँ जो चीजें है ना वो क्या है, आप याद रखो, किसी भी रिएक्शन में ये हमारा एक रिएक्शन किया हमने, कोई गैसियस रिएक्शन हाइड्रोकार्बन, तो उसको बर्न किया होगा, तो बर्न करने के बाद टोटल वॉल्यूम जो है 100 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। क्या किया आपने, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया है, बर्न करने के बाद हाइड्रोकार्बन बर्न किया, CH2 बर्न किया, ये CO2 वाटर कुछ ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न है, मतलब इस रिएक्शन में यहाँ जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन से गैस होने की पॉसिबिलिटी है, CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है और O2 हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीटली बर्न हो गया, अब उसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, बच्चे ने पहले एक्वस KOH डाला, आफ्टर एडिंग एक्वस KOH वॉल्यूम रिड्यूस टू 80 ml। कमाल है भाई, आपने जब 100 ml में एक्वस KOH डाला तो ये एक्वस KOH क्या खाएगा, एक्वस KOH एब्जॉर्ब CO2, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया CO2 का, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारा कितना हो गया 20। पता चल गया, क्योंकि हमने एक्वस KOH डाला, एक्वस KOH का
क्या रोल होता है, वो CO2 या SO2 को लेता है। SO2 तो इस सॉल्यूशन में है नहीं हमारे पास, तो जो भी वॉल्यूम होगा दैट विल एब्जॉर्ब बाय aqueous KOH, एब्जॉर्ब विल वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय aqueous KOH, दैट शुड बी CO2, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी 20। अच्छा, नाउ अगेन यूजिंग alkaline पायरा, अब यहां वॉल्यूम आ गया 40, यह वॉल्यूम आ गया 30। तो एल्कलाइन पैराग्लोल क्या यूज करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ बच्चों, शुरुआत में वॉल्यूम कितना था, एल्कलाइन पैराग्लोल में डालने से पहले वॉल्यूम था 80, जब एल्कलाइन पैराग्लोल हमने डाला तो वॉल्यूम हो गया 30। अब ये टोटल जो 30 वॉल्यूम हुआ क्यों होगा, क्योंकि 50 ml वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। 50 ml रिड्यूस क्यों हुआ, ठीक है। अब ये जो 30 आपको दिख रहा है ऑन कूलिंग, ये हो गया 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ, ये कूलिंग से क्या खत्म होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितना हुआ 30, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, ये थोड़ी चीजें सिंपल है लेकिन आपको सोचना होगा। यदि हमने किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, बर्न करने के बाद टोटल वॉल्यूम 100 आता है, अब हम लोग उस पे एनालाइज करते हैं कि कौन सा गैस कितना था हमारा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने उसमें aqueous KOH डाला। जब हम लोगों ने aqueous KOH डाला तो पाया वॉल्यूम विल रिड्यूस बाय 20 ml। सो वो 20 ml कहाँ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि aqueous KOH CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो जो CO2 100 वॉल्यूम से गायब होने वाला गैस है वो कितना था, 20 ml था, और वो क्या था, तो CO2 था। अब वो टोटल वॉल्यूम हमारा दिखला रहा है 80 ml। अब उसमें हमने एल्कलाइन पैराग्लोल डाला, पैराग्लोल डालने के बाद वॉल्यूम रिड्यूस टू 30 ml। और पैराग्लोल क्या लेता है, पैराग्लोल ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन कितना था, 50 ml। अब फर्दर हम लोगों ने उसमें कूलिंग किया। कूलिंग करने के बाद क्या होगा, कूलिंग करने के बाद वॉल्यूम जो वाटर मॉइस्चर होगा, गैसेस वेपर होगा, वो कंडेंस होकर वाटर हो जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम हम लोग नेगलेक्ट करते, तो टोटल वॉल्यूम कितना बचा होता, वो था 30 ml, और टोटल वॉल्यूम दिखला रहा है 0, मतलब वो सारा क्या सारा वाटर था। अब इसकी क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो कोई भी गैस है, ये गैस, जैसे हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब इसके मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए CXHY O2 CO2 प्लस H2, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, यदि हम लोग A मिलीलीटर दिया हुआ है, B मिलीलीटर, C मिलीलीटर, ठीक है, और D मिलीलीटर, तो बिकॉज ऑल वॉल्यूम विल मेजर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो यदि हम सारे वॉल्यूम को इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर में मेजर कर रहे हैं, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज A मोल और B मोल। हाँ बच्चों, नहीं सर ये कैसे हो गया, कुछ नहीं करना बच्चे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ भी 22.4, यहाँ भी 22.4, यहाँ भी 22.4, सभी जगह 22.4 से डिवाइड करो या कहीं मत करो, बात तो एक ही आने वाली है। किसी रिएक्शन में इसमें आप 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे, या कहीं मत करो, एक ही आंसर आना, उससे कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से कोई अंतर नहीं होगा। So equal volume of all gases contain equal number of moles. A milliliter will contain A mole. That is according to the Avogadro law. तो अब हम लोग जो बातें करेंगे POAC applying on using POAC on carbon, क्या करना है, कार्बन पे अप्लाई करना है हमें। तो क्या होगा, देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट
must be equal to number of mole of carbon in product. क्या number of moles of carbon will be same as number of moles of product? होगा या नहीं होगा? देखिए यहां कितने कार्बन है, जो भी कार्बन मिलेगा वो हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, ए मोल है एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इक्वल टू 1 into number of mole of CO2। बच्चों आपको समझ में आ रही बात मेरी? हमने क्या कहा, 1 mole hydrocarbon will contain x mole of carbon, so total number of carbon in the side of reactant will be x into number of moles of hydrocarbon। कोई डाउट? और ये प्रोडक्ट में बात करेंगे तो ये तो CO2 में ही कार्बन है, वाटर में थोड़ी ना कार्बन है। तो 1 कार्बन का 1 मोल CO2 में 1 कार्बन है, तो 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जितने होंगे उतने कर लेंगे। अब हम लोग बात करें अप्लाइंग POAC ऑन हाइड्रोजन, क्या होगा देखो, Y into नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने के बराबर होगा, 1 मोल वाटर विल कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर लें या यहां देख लें, POAC ऑन ऑक्सीजन क्या है बच्चों, रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन कितना है, जितने मोल होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा। अब आपको बोलेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, तो यार सोचिए, आप बोलेंगे सर CO2 में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही जवाब, हमारा जो भी ऑक्सीजन इस साइड में मिला है रिएक्टेंट में, वो बढ़ के कहाँ गया, प्रोडक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड में मिल रहा है और वाटर में मिल रहा है। तो यहाँ हम जब बात करेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्लियर है बच्चों? अब ये दोनों जगह बराबर हुई, तो 2 into number of moles of O2 and 2 into number of moles of CO2 and 1 into number of moles of water। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि CO2 में 2 है और वाटर में 1 है। क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है चीजें, कई लोगों को अभी भी कहीं कंफ्यूजन रहा है, उन चीजों को समझा जाए। देखो ये जो चीजें हैं ना, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है, कितने हैं। तो मान लिया गैसेस क्वेश्चन में दिया जाएगा मिलीलीटर, ये सेम टेम्परेचर पे होगा, एनटीपी पे होगा, तो ये जितने भी मिलीलीटर लिखे हुए हैं वी कैन टेक इट एज नंबर ऑफ मोल्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑल गैसेस ऑल वॉल्यूम विल मेजर अंडर सिमिलर कंडीशन। अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या होता है, वी विल अज्यूम इट एज एचटीपी और एनटीपी। एचटीपी पे अज्यूम करते हैं तो 22.4 लीटर से हर में डिवाइड कर दो, इसमें 22.4 से डिवाइड किया, इसमें 22.4 से डिवाइड किया, सभी में 22.4 से डिवाइड किया, या किसी में नहीं किया, तो बात तो एक ही आनी है ना। तो ये द वॉल्यूम विल कंसीडर एज नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यदि हम 1 मिलीलीटर गैस की बात करें तो वी विल अज्यूम इट एज ए मोल, क्योंकि हमने सभी गैसों के लिए एक ही कल्पना की है, दूसरी बातें नहीं की गई है। अब हम लोग अप्लाइंग की बात करते हैं, अप्लाइंग POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात जो हम लोगों ने पहला लॉ पढ़ा था, वो कितना डिटेल अप्लाइड होता है वो देखिए। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन,
माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कार्बन पे ही अप्लाई करते हैं। कार्बन पे अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इनसाइड ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इनसाइड ऑफ प्रोडक्ट। तो कार्बन हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन में थोड़ी ना कार्बन है। अब यहाँ हाइड्रोकार्बन में एक मोल में कितने कार्बन है? CHHY का क्या मतलब होता है? एक मोल में x मोल कार्बन। तो हमने वही कहा x इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्रोडक्ट में कहा है, वाटर में नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, तो 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। POC ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या बात करनी भाई? हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? हाइड्रोकार्बन में CHHY है, CHHY होने की वजह से क्या होगा? Y मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो Y इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगली बातचीत जो हमारी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा अलग बात करेंगे। ऑक्सीजन इसलिए अलग होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम थे, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, इसीलिए यहाँ लिखा 2। देखो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहाँ होगा? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? एक मोल में 2 मोल ऑक्सीजन है। तो यदि हम एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इट विल कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो वही हमने कहा 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, एक मोल में 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 1 मोल में एक मोल वाटर में आपका 1 मोल वाटर में 1 ऑक्सीजन है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो अब फटाफट एक क्वेश्चन लिख लो। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए आपको लिखना होगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बच्चों। 10 मिलीलीटर ऑफ, पहला क्वेश्चन लिखिए 16 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन 16 milliliter of gaseous hydrocarbon was exploded with excess of oxygen. 16 milliliter of gaseous hydrocarbon exploded with excess of oxygen. ठीक है, on cooling the volume decreased by 48 ml. On cooling, the volume decreased by 48 ml, and on addition of aqueous KOH, volume further reduced by 48 ml. क्या बोला? 16 milliliter of gaseous hydrocarbon exploded with excess of oxygen. ठीक है, on cooling the volume of gaseous mixture क्या है? On cooling the volume of gaseous mixture reduced by 48 ml, and on further addition of aqueous KOH, volume reduced by 48 ml. ठीक है, एक लाइन वहां लिखा रहता है all volume will measure under similar condition of temperature and pressure. All volume will measure under similar condition of temperature and pressure. Find out molecular formula of hydrocarbon. Find out molecular formula of hydrocarbon. हमने कुछ नहीं करना, हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये बनेगा CO2 और वाटर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए यहाँ पर। अब आप ये बताओ क्या क्या दिया हुआ। पहले लिखा हुआ था 16 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट मेंशन्ड हियर। ठीक है, खत्म। यहां तक तो गैसियस हाइड्रोकार्बन को आपने रेडियोमीटर में बर्न किया। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑन कूलिंग, वॉल्यूम रिड्यूस बाय, कूलिंग कर रहा है। जब फर्दर कूलिंग करता है तो अलग कहानी, कूलिंग किया और पाया क्या? वॉल्यूम रिड्यूस बाय 48 ml, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 48। ऑन एडिंग एक्वस केवेज, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? एक्वस केवेज क्या खा रहा है बच्चे? CO2। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ऑन एडिंग एक्वस केवेज वॉल्यूम विल फर्दर रिड्यूस बाय 48 ml, सो वी विल चेंज इट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्योंकि अंडर सिमिलर कंडीशन बात कर रहे हैं हम लोग। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
POAC ऑन कार्बन क्या होगा? देखो बच्चों, POAC ऑन कार्बन X इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इक्वल टू 1 into number of moles of CO2. X into 16 is equal to 1 into 48. So X is equal to 3. POAC on hydrogen, Y into number of moles of hydrocarbon. Hydrocarbon will be equal to 2 into number of moles of water होगा ना बच्चे? तो Y into 16 is equal to 2 into 48. So Y will be equal to 6. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? C3H6. The molecular formula of hydrocarbon will be C3H6. चलिए, क्लियर है? देखो हमने क्वेश्चन में क्या बोला था? 60 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन था हमारा। वो 60 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन जब हमने बर्न किया तो 40 वॉल्यूम जो भी गैस का आया होगा हमारा आया होगा कंटेनर में, उसको हम लोग कूलिंग की। कूलिंग करने के बाद क्या पाए? कूलिंग करने के बाद पाते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो था वो 48 ml रिड्यूस हो गया। तो हमें टोटल वॉल्यूम नहीं मालूम है, चाहिए भी नहीं हमें, क्या जरूरत है हमें टोटल? हमें तो ये मालूम है कि ऑन कूलिंग करने से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है, वाटर वेपर वो रिड्यूस हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने लिख लिया वाटर का कितना भी 48। अब बोला कि एक्वस केवल डाल देते हैं तो 48 ml फिर से डिक्रीज हो गया। तो ठीक है ना, 48 ml क्या हो गया? CO2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग POAC अप्लाई किया। कोई नहीं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जब लाइव डिस्कशन क्लास करेंगे वहां करेंगे, जिसमें आपको जो भी डाउट होगा आप वहां पूछ सकते हैं। आज आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए लाइव क्लासेस में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्योंकि आप वहां पर पूछ पाएंगे। मैं अभी यहाँ बोलूंगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं बोल पाएंगे। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप इससे जितना सीख पाते हैं सीखें, और लाइव डिस्कशन जब होगा तो आप अपना प्रॉब्लम लिख के रखेंगे और मुझे बोलेंगे। मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ, आप लोग प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करेंगे, सारा वीडियो एक साथ देखेंगे। ये नहीं कि आज 10 मिनट देख ले, कल 10 मिनट देखा, सारा एक साथ देखिए और एकदम प्रॉपरली नोट्स बनाइए और जो भी क्वेश्चन है जो वहीं पर लिख के रखें। तब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे डिस्कशन क्लास में तो वहाँ आप आराम से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। ठीक है, तो काइंडली आप ये काम करते रहें क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक, अगला एक क्वेश्चन हम बताते हैं, वो आप फिर से बनाइए, देखिए क्या आपको वाकई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और कुछ क्लियरिटी आई। 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न कंप्लीटली इन 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लाया है, वो यहाँ बोला गया है कि 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बर्न इन 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्वेश्चन में एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया है 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न कंप्लीटली इन 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। लिख लिया, आगे लिखे the remaining gas occupied 70 milliliter at NTP. The remaining gas occupied 70 milliliter at NTP. Volume become 50 ml. Volume become 50 ml on treatment with aqueous KOH. Volume become 50 ml on treatment with aqueous KOH. What is the molecular formula of hydrocarbon? What is the molecular formula of hydrocarbon? My dear student, इस क्वेश्चन में दो बातें बड़ा आसान तरीके से कही गई हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो कहा गया है कि 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बर्न इन 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी और द रिमेनिंग वॉल्यूम, द रिमेनिंग गैस जो है वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग गैस, क्या लिखा गया है? एट एनटीपी द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 मिलीलीटर एट एनटीपी, दिस वॉल्यूम बिकम 50 मिलीलीटर ऑन एडिंग एक्वस क्यूएच। तो चीजों को थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। HY प्लस O2 CO2 प्लस H2। आप एक मिनट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक मिनट ध्यान से देखें और पहले इसको खुद से करने की कोशिश करें। देखा आप लोगों ने क्या क्या लिखा, जो है वो लिख लीजिए। 10
ये 80, इनके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। अच्छा, वॉल्यूम देखो बच्चों, वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन ये कितना आया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 10 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न इन 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद एक बर्न कंप्लीटली बोला गया है कि वहां पर अटेंटिव पीवी है, इसलिए इक्वल सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया हमारा। द रिमेनिंग गैस, रिमेनिंग गैस एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन इज 70 मिलीलीटर। इट मीन देखो, हम लोग जो एक्सप्लोजन करते हैं, कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है, उसमें बर्न किया तो उसको ऐसे तो टच नहीं किया जाता, बर्न किया है। वहां पर इस क्वेश्चन में छोटी सी बात को छिपा दिया गया है। आपसे बोला गया है कि वॉल्यूम जो है वो मेजर किया गया, टोटल वॉल्यूम गैस का ही होगा, वो वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन 70 ml। ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होगा यहाँ पर कि सर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में इस बात को छिपा दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद की बातें की गई हैं, इसलिए वो चीजें नहीं होंगी। अब आप मुझे बताइए कि ऑन एडिंग एक्वस क्यूएच कितना आपने लूज किया यहाँ? देखो, ऑन एडिंग aqueous KOH volume reduced by 50 है ना? क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़िए आप। ऑन एडिंग aqueous KOH the volume become 50 ml on treatment with aqueous KOH the volume become 50 ml। तो वॉल्यूम बिकम 50 ml कहा गया है क्वेश्चन में। ऑन एडिंग एक्वस केज वॉल्यूम बिकम 50 ml। माय डियर, टोटल वॉल्यूम मेरा 70 बचा हुआ था और ये आ गया 50, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना होगा? 70 माइनस 50, तो 50 तो बच गया ना मेरे पास, 20। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हुआ? देखो बच्चे, ये 20 बचा हुआ मेरा, 70 टोटल वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन आया था 70, उसमें से क्या हुआ, हम लोग KOH डाले, तो KOH डालने के बाद बचा 50, मतलब ये 20 क्या था? CO2 था। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या था? 50 ml क्या हुआ? ऑक्सीजन। तो आपके रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ? आप जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ माय डियर? तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। 80 मिलीलीटर घर से लेके चले थे, 50 मिलीलीटर बच गया 30 ml। माय डियर स्टूडेंट, तो ये तो 10 का 10 होगा और ये 30 ml कंज्यूम्ड हुआ ना, कंज्यूम्ड। और ये कितना है मेरा? 20, और ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आप घर से लेकर जाते हो, बाजार करने गए आप, 100 का नोट लेके गए घर बाजार करने, घर जब लौटे तो आपके पास 30 रुपीज आपके पॉकेट में था, तो जो भी सामान खरीदा होगा आपने उसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 70 रुपीज के बराबर होगा, ना कि वो 30 भी आप जोड़ देंगे। हम लोगों ने क्या किया था, ये जो 30 ml जो है, टोटल वॉल्यूम हमने 80 ml लिया था, तो 80 ml तो लगा ही नहीं हमारा कंज्यूम कितना हुआ? ये यहाँ पर आप ऐसे लिखो, ये 10 ml इसका लगा और इसका कितना लगा? 50 ml रिमेन हो गया ना, ये तो रिमेनिंग है। तो कंज्यूम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया गया 30 ml पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इन एक्सप्लोजन, और ये हमारा 20 ml आया है। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 20 ml। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं यहाँ हम लोग POAC on carbon, X into number of hydrocarbon is equal to कितना होगा बच्चे? 2 into number of moles of CO2।
तो यहाँ पर x इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 20 x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें वाटर तो नहीं दिया हुआ है, तो POAC ऑन ऑक्सीजन करेंगे। POAC ऑन ऑक्सीजन करेंगे तो क्या पाएंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर देखो जरा, 2 into number of moles of O2 will be equal to number of 2 into number of moles of CO2 plus 1 into number of moles of water। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कितना है, 2 into 30। देखो यहीं पर आपको जो सबसे बड़ा डाउट होगा वो यही होगा कि हम लोग 30 क्यों ले रहे हैं। बच्चे हमारे पास 80 ml था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इट इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ योर क्वेश्चन कि on adding aqueous current volume become 50 ml, that so volume of CO2 will be 20 and the rest of the volume, क्योंकि वो आफ्टर एक्सप्लोजन की बात की गई है, मतलब सब कुछ कूलिंग वगैरह कर लिया था, तब उसने पाया 50 ml है, मतलब ये 50 ml गैस होगा, वो होगा ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन बच गया वो हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, हमारा POAC में तो वही कंजर्व होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट है, वो रिएक्टेंट मेरा अनयूज्ड है इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा निकालना मेन मकसद था, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारा आ गया 60 - 40 इज इक्वल टू 20। अब हम लोग POAC ऑन हाइड्रोजन कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन 10 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी 20। सो Y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। क्लियर, आ गए बच्चों। अब हम लोग फिर से देख लें क्या क्या क्वेश्चन था। पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से एनालाइज कर लें। कई चीजें हैं आपके जहन में। 10 मिलीलीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन बर्न विद 80 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल वॉल्यूम इज गिवन एज 70। जब आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल वॉल्यूम दिया जाता है तो वहां हम लोग वाटर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने उसको ठंडा किया। जब हम लोग ठंडा कर ही चुके हैं तो वाटर जो वेपर होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट मेंशन, क्योंकि जो भी वॉल्यूम बचेगा वो हमारा गैसियस वॉल्यूम होगा। तो अब हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया 70 ml। अब उसमें बोला गया कि ऑन एडिंग एक्वस केवेज वॉल्यूम बिकम 50 ml। वॉल्यूम बिकम 50 ml, दैट रिफ्लेक्ट कि भाई हमारे पास जो था वो था 70 ml, तो 50 ml कैसे हो गया कि एक्वस केवेज डालने से, और एक्वस केवेज डालने से हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि एक्वस केवेज विल एब्सॉर्ब CO2 गैस। तो कितना वॉल्यूम CO2 को ले गया वो 20, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हमारा 20 आ गया। अब जो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम था, देखो वाटर तो है नहीं, गैसेस में हाइड्रोकार्बन था वो बर्न हो गया, ऑक्सीजन और CO2 बचा। CO2 को 20 बोलते हो तो ऑक्सीजन 50 होना ही होना है, क्योंकि वाटर हम लोग पहले ही बता चुके हैं, 2 बार 3 बार इस बात का जिक्र किया कि आफ्टर एक्सप्लोजन बात की जा रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट गिवन देयर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर खत्म हो गया है हमारा, वो वाटर नहीं हो सकता, तो ये 50 ml गैसेस ऑक्सीजन होगा। ये यदि ऑक्सीजन 50 ml बच गया, कमाल है, 80 ml तो लेके चले थे, 50 ml आपके पास बच गया, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना किया, 30 ml विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, POAC अप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे, अब नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे अगला वीडियो हमारा, और नेक्स्ट डिस्कशन क्लास हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, तो आप लोग काइंडली प्रिपेयर कर लीजिए सारा अपना डाउट। ठीक है, बाय।